नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। मैं हूं आपके साथ खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। देखते हैं क्या कुछ उन्होंने लिखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है। राज्य को देश भर में एक नई पहचान दिलाएगा और साथ ही हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिखा गया है कि उत्तराखंड की खेल संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का बेहतरीन मौका है। हमारी सरकार इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश को खेल भूमि बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक्स पर पोस्ट कर ये बताया गया है, जानकारी दी गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में बेहतरीन काम किया जाएगा। तो वहीं राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया गया, जहां रुद्रप्रयाग में भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। तो इस दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं तीर्थयात्रियों ने सीएम की इस पहल की जमकर सराहना भी की है। पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पहल के साथ में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पूर्ण रूप से इस यात्रा की व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य कार्य अधिकारी और समस्त कर्मचारीगण दृढ़ संकल्पित हैं कि इस शीतकालीन यात्रा में जो भी यात्रीगण आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनकी सुगमता से, सरलता से इस दिव्य यात्रा को करवाई जाए और जिसके लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भरसक प्रयास कर रही है। बहुत ही बढ़िया एक पहल है सरकार की तरफ से। जो लोग, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि शिव जी के बहुत दुर्गम स्थान पर जाके बैठे, तो कई लोग वो यात्रा कर भी नहीं पाते हैं। ये इतनी पावन भूमि है जहाँ सभी पंच केदारों के दर्शन हो जाते हैं, माता के दर्शन हो जाते हैं, और ये बहुत बढ़िया पहल है सरकार की। मंदिर व्यवस्था भी बहुत बढ़िया से रखी गई है। मंदिर के अंदर स्वच्छता भी पूरी मेंटेन है, और जो मंदिर व्यवस्था है, मंदिर मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है सभी चीजों का, और अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि पंच केदारों में कौन सी लिंग कहाँ पे है, किसका क्या महत्व है, और कैसे डोली यहाँ कितने बजे पूजा होती है, क्या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सभी चीजें। मैं यहाँ पे तुंगनाथ महादेव का दर्शन करने आया था और पता ये चला कि महादेव अभी यहाँ पे है, और यहाँ आने पर ये पता चला कि पांच केदार वो यहाँ पे अभी है, यहाँ पे स्थापित है। तो 6 महीने अपने मंदिर में और 6 महीने यहाँ, ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि अगर वैसे लोग जो ऊपर नहीं जा पा रहे मंदिर में, जहाँ पे कपाट बंद है, वो यहाँ का दर्शन कर ले। आने जाने का रास्ता बहुत सुगम है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आए और मंदिर का दर्शन करे और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैं त्र्यंबकेश्वर नासिक में दर्शन करके आया और भीमा शंकर से दर्शन करके आया हूँ। इसके बाद यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके सारी सुविधाएं यहाँ बहुत अच्छी है, और इस मंदिर में जितनी स्वच्छता है, शांति है, और यहाँ भीड़ भाड़ थोड़ी कम है बाकी के मंदिरों की तुलना में, तो यहाँ बहुत अच्छा लगा के। हम तुंगनाथ जी के दर्शन करके वहां से आए, और वहां के कपाट तो बंद थे, तो हम सोचे यहाँ 6 महीने यहाँ पूजा होती है केदारनाथ के पट बंद होने के बाद, जो पंच केदार की दर्शन करने हम यहाँ आ गए। और हम यहाँ घूमने आए हुए हैं ट्रिप के साथ। तो पहले तो हम तुंगनाथ मंदिर जाके आए, बट अभी तो कपाट बंद है। फिर उसके बाद हम यहाँ पंच केदार के दर्शन करने आ गए, और बहुत सुंदर जगह, बड़ी शांति मिल रही है यहाँ आके, बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत अच्छी लगी है मुझे। तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा से पूर्व कांग्रेस के नेता और उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने पार्टी की नीतियों से आहत होकर पार्टी से अलविदा कह दिया है, और इसी के चलते बिट्टू कर्नाटक का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बिट्टू कर्नाटक को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। वहीं जनता टीवी के संवाददाता ने पूर्व कांग्रेस नेता बिट्टू कर्नाटक से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में 23 जनवरी को मतदान होना है। वहीं मतदान से पहले कांग्रेस पार्टी में भारी उथल पुथल मची हुई है। इसी को बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिट्टू कर्नाटक, जो हरीश रावत सरकार में पूर्व राज्य मंत्री भी रहे। आइए बात करते हैं बिट्टू कर्नाटक से कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ने का जो मन बनाया है, आखिर इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्यों मन बना है, किस कारण से इनका मन ऐसा बना है। सर, कांग्रेस पार्टी जो आपने छोड़ा, क्या वजह है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से, इतने सालों से, मैं 35 सालों से पार्टी का कार्यकर्ता रहा, कोई खुशी से पार्टी नहीं करता, और मुझे तो बड़ा भारी मन से कहना पड़ रहा है कि आज मैं अपने सभी दायित्वों को छोड़कर एक
अपनी प्राथमिक सदस्यता से भी मैंने त्यागपत्र दिया है और उसका मुख्य कारण है कि आज हमारी पार्टी पदभ्रमित हो गई है। कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, कार्यकर्ताओं को उनका हक नहीं मिल रहा है। जो जमीनी कार्यकर्ता थे जिन्हें हम इस स्थानीय निकाय चुनाव में, क्योंकि हम उन्हें विधायक नहीं बना सकते, हम उन्हें सांसद नहीं बना सकते, अरे हम उनको कहीं नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में तो जिम्मेदारी दे सकते हैं। अगर हमारे पास एक अदद कार्यकर्ता भी नहीं रह गया जो चुनाव लड़े, आज कैसी स्थिति इस प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण पार्टी के साथ हो गई है। तो ये सब देखते हुए मैंने कई मर्तबा इस बात को उठाया पार्टी के फोरम में, कई बार कहा, सार्वजनिक रूप से भी कहा कि पैरासूट नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी में बहुत योग्य कार्यकर्ता है, उनमें से चयन करिए और उनको मौका दीजिए। हम मौका ही नहीं देंगे, हम एक ही व्यक्ति को मौका देते रहेंगे तो दूसरे को कैसे देखेंगे। हम मौका नहीं दे पाए, हमने सब आयातित तरीके से काम किया है। उसका है कि मेरे कार्यकर्ता आज हताश है, निराश है, तो जिस पार्टी में कार्यकर्ता हताश है, निराश है, वहां नेता बन के क्या फायदा। तो मैंने अपने दायित्वों से मुक्त हो गया। सर, अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी आयातित तरीके से टिकट दे रही है। कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, उस वीडियो में भी यह आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी पैसे मांग रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक कांग्रेस में पैसे का बोलबाला बढ़ गया है? देखिए, अब मैं जब तक उसकी सत्यता की जांच नहीं हो जाती, मैं अभी उसमें कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, अगर कोई कार्यकर्ता आरोप लगा रहा है, ये अपने आप में सोचनीय विषय है हमारे लिए। हमें सोचना होगा, हमें आत्ममंथन करना। मैंने पहले भी कहा है, मैंने अपने मीडिया के साथियों से जब मुझसे पूछा उन्होंने, मैंने कहा है कि हमें आत्ममंथन की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आज लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। अगर कहीं पर कोई सत्यता है तो तत्काल प्रभाव पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो किसी भी पार्टी, आज मैं उस पार्टी में, अब क्योंकि वो मेरी पार्टी कल तक थी, आज मैं नहीं हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अगर किसी भी पार्टी में ऐसा हो रहा है तो अपने आप में कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा छलावा है, उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। और मेरा मानना है पार्टी को उसी दिन उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, और ऐसा अगर कोई करता है तो ऐसे लोगों को निष्कासित किया जाना चाहिए था। उनके खिलाफ तो एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए थी जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, जो पैसा लेन देन का अगर काम करते हैं। मैं अगर कह रहा हूं इसमें, और ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य। सर, जैसा कि जानते हैं सभी कोई कि हरीश रावत आपके राजनीतिक गुरु रहे हैं। हरीश रावत ने पिछले कुछ दिनों पहले एक पोस्ट भी वायरल किया जिसमें कहा कि जिस भी व्यक्ति को पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन यदि बात करें कि मथुरा दत्त जोशी जो वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष भी रहे, उनको भी टिकट नहीं मिली, वो भी काफी नाराज हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव होने से पहले इतनी नाराजगी क्या कांग्रेस को फिर से अंदर से तोड़ रही है? क्या कांग्रेस इस चुनाव में फिर से हार जाएगी? देखिए, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है क्या होता है और कैसे कैसी मेहनत होती है, कैसे चुनाव आगे आता है। लेकिन इन सब चीजों से निश्चित तौर पर कांग्रेस कमजोर हो गई है। मथुरा दत्त जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं तो युवा अवस्था से उनको देख रहा हूँ, कांग्रेस के बहुत अच्छे हार्डकोर वर्कर हैं। अगर उनके अंदर भी कोई पीड़ा है तो वो अपने आप में सोचनीय विषय है, उनसे बात की जानी चाहिए थी। क्यों वो नाराज है, सब पर चर्चा होनी चाहिए थी। मेरी पीड़ा तो केवल कार्यकर्ता की पीड़ा है। मैं आज जो अपने पदों से त्यागपत्र दे रहा हूँ उसका केवल और केवल एक कारण है, क्योंकि ना मैं कोई मेयर का दावेदार था, ना मेरी पत्नी दावेदार, ना मेरा परिवार में कोई दावेदार। हमारे यहाँ तो पहले महिला थी, फिर ओबीसी हो गई। और हाँ, 2000 तो वहीं उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही घना कोहरा छा जाने के कारण वाहनों की रफ्तार भी पूरी तरह से थम गई है। हाईवे पर हेडलाइट जलाकर यात्रा करने को लोग मजबूर हो गए हैं। साथ ही मौसम विभाग ने भी अभी सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया है कि अभी कड़ाके की ठंड पड़नी बाकी है। शीतलहर का प्रकोप उत्तराखंड में जारी है, देवभूमि में जारी है और हाईवे पर घने कोहरे ने वाहनों पर ब्रेक लगा दी है। मानो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सितम जो है पूरी तरह से देवभूमि में देखा जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए खासा अलर्ट भी जारी किया गया है कि अगर घर से बाहर तभी निकले जब जरूरी हो। तो हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ है, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और पूरी तरह से हाईवे पर वाहनों की जो रफ्तार है धीमी पड़ती जा रही है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलग अलग जगह पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। और आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से भी
पुख्ता इंतजाम किया गया है रैन बसेरों को लेकर, अलाव को लेकर। और इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों की भी छुट्टियां दे दी गई है, अवकाश का ऐलान कर दिया गया है ताकि जो बच्चे हैं इस ठंड से बच सके। शीतलहर का जो प्रकोप है वो पूरी तरह से दिख रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यशराज आनंद ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, क्या अपडेट? शीतलहर का प्रकोप पूरी तरह से जारी है, लोग घर में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जमीनी स्तर पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैदी है अलाव को लेकर या रैन बसेरों को लेकर के? प्रशासन से थोड़ा तैयारी की जा चुकी है। जिससे यदि बात करें तो अलाव की बात करें तो चौक चौराहे पर जगह जगह अलाव चलाया जाएगा। नगर निगम के द्वारा लकड़ियों को भेज दिया जा रहा है और चौक चौराहे पर अलाव चलाया जाता है। वही प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है। और यदि बात करें रैन बसेरे की तो रैन बसेरे की व्यवस्था की जायजा लिया गया, जिसमें रैन बसेरे में रहने वाले लोगों से भी बातचीत जब की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ की व्यवस्था काफी सही व्यवस्था है। इनकी बात रैन बसेरे में यदि बात करें तो कंबल और बेडशीट की भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है और गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई है। और वहीं यदि बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तो देहरादून में शाम और सुबह काफी ठंड हो जाती है, लेकिन दोपहर में इससे धूप निकलती रहती है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की यदि फिर बात की जाए, जिसमें चमोली, बद्रीनाथ, केदारनाथ की बात यदि की जाए तो वहाँ पर कड़ाके की ठंड हो रही है। भारी बारिश के साथ साथ वहाँ पर भारी बारिश हो रही है, बर्फबारी की देखी जा रही है। बर्फबारी का आनंद यह है कि आए दिन पहाड़ों पर जो घूमने जा रहे सैलानी वो बर्फ में फंस जाते हैं। पिछले सभी यदि बात करें तो एक दिन पहले की यदि बात करें 21 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में करीब 40 से सैलानी को यात्रियों को बस में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, निकाला गया। क्योंकि बस में जाने के पहले ये प्रशासन को या जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, जब आप बर्फीले क्षेत्रों में जाते हैं तो प्रशासन को सूचित किया जाता है, लेकिन ये लोग प्रशासन को उन्होंने सूचित नहीं किया था, जिस कारण से ये लोग फंस गए। लेकिन बाद में इनका रेस्क्यू करा लिया गया। लेकिन यदि बात करें तो सैलानियों की काफी भीड़ लगी है उत्तराखंड में। 1 जनवरी को देखते हुए भी यहाँ पर काफी सैलानी मसूरी की ओर रुख किए। मसूरी में भी हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी भी मसूरी में देखी गई थी। वहीं यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। इससे लोग वहाँ के लोग तो काफी परेशान हैं, लेकिन सैलानियों का हुजूम पड़ा है, जिसको देखते हुए सैलानी वहाँ पर बच्चे लोग, वहाँ पर महिला पुरुष सभी कोई बर्फबारी देखने के लिए आ रहे हैं उत्तराखंड। जी यशराज जी, और जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से शीतकालीन यात्रा को लेकर सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है और इस बीच बर्फबारी ने टेंशन बढ़ा दिया हालांकि, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि शीतकालीन यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो शीतलहर को देखते हुए किस तरह के इंतजाम शीतलहर यात्रा के लिए किए जा रहे हैं? बिल्कुल, शीतकालीन यात्रा की भी बात करें तो शीतकालीन यात्रा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। शासन प्रशासन के द्वारा शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और यदि बात करें अभी शीतकाल की तो शीतकाल में पहाड़ों पर काफी बर्फबारी हो रही है। वहीं यदि बात की जाए कि पहले होटल और होटल की तो होटल व्यवसायी के जितने भी चारों धाम के अध्यक्ष है, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो सभी आज सचिवालय पहुंचे हैं और सचिवालय में उनकी बैठक हो रही है, वो मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि अंदर से क्या निष्कर्ष निकला। लेकिन चारों धाम में यदि बात करें तो वहाँ पर लोग दर्शन के लिए भी अभी जा रहे हैं, शीतकालीन दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। शीतकालीन दर्शन के साथ साथ लोग बर्फबारी का भी आनंद ले रहे हैं और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी वहाँ पर दुरुस्त कर दिया गया है। जब चप्पे चप्पे पर छोटा सा एक सुलभ एक कहा जाए कि अस्पताल खोल दिया गया है, एक टेम्पररी अस्पताल बनाया गया है जिसमें डॉक्टर और नर्स बैठे रहते हैं। और साथ ही साथ यदि किसी को कोई दिक्कत होती है, ठंड की दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की दिक्कत होती है या गर्म पानी जैसी कुछ विशेष सुविधाएं वहां पर दी गई है ताकि किसी आने जाने वाले सैलानियों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि ठंड से बचाव के लिए जगह जगह पर प्रशासन की ओर से अलाव का व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने लोगों को घर से निकलने के लिए, यहाँ पर आपको बता दें कि घर में रहने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर दिया। हाईवे पर घना कोहरा दिखने को मिल रहा है और अवकाश भी स्कूलों में दे दी गई है ताकि जो बच्चे हैं वो घर पर ही रहे, घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करते रहे। तो वही खटीमा में हवन पूजा के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कार्यालय का उद्घाटन किया और इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का भी आयोजन किया है जहां आगामी चुनाव पर रणनीति तैयार की गई है।
भारतीय जनता पार्टी के तमाम ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं और खटीमा की इस महान जनता को प्रणाम करता हूं, जो आज यहां पे उपस्थित हुई और उन्होंने ये दिखा दिया कि हम उनका विश्वास, उनका प्यार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और हम इस जो नगर पालिका चुनाव है उसको भारी बहुमत से जीत करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रख देंगे और इस खटीमा के विकास की एक बयार जो बहाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो बयार बहाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। खबर विकास नगर से है। तहसील में बने नामांकन केंद्र पर अब विवाद छिड़ गया है। जानकारी के मुताबिक हरबर्टपुर नगर पालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के नामांकन पत्र के साथ जमा हुए जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक स्थानीय युवक ने आपत्ति जाहिर की है, जिस पर नामांकन निरस्त किए जाने की चर्चा के चलते असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। जिस क्षण हम और आप बात कर रहे हैं, हम रिटर्निंग ऑफिसर महोदय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। वो अपना निर्णय डिक्टेट कर रहे हैं। जब वो निर्णय देंगे तब समझ में आएगा कि निर्णय किस तरफ जा रहा है। पर जो सुबह से दिखाई दे रहा है कि आपत्तिकर्ता यहाँ उपस्थित नहीं हो रहा है, उसने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और उसके न होने पर प्रशासन अपने आप ही आपत्तियों पे आपत्ति दर्ज कर रहा है। ये न्यायिक प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ चीज़ दिखाई दे रही है। 11 बजे का टाइम दिया गया, 1:30 बजे का टाइम दिया गया, 3:30 बजे का टाइम दिया गया, 5 बजे का टाइम दिया गया और अब कितना बज रहा है? 6:30 बज गए, नहीं बजे भी, ठीक है। और अभी तक जो है आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो रहा है। एसडीएम महोदय का यह कहना कि पत्रावली खो गई है और साथ ही साथ ये भी कहना कि यामिनी ने कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। जब पत्रावली उनके पास है ही नहीं तो वो कैसे कह सकते हैं कि कोई शपथ पत्र है या शपथ पत्र नहीं है। तो उधर हल्द्वानी में कूड़ा प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम कूड़ा प्रबंधन और अतिक्रमण को लेकर शहर में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत गंदगी मिलने पर चालान किया गया है, जबकि अन्य प्रतिष्ठानों के मालिकों को जमकर फटकार लगाई गई है। वहीं नगर आयुक्त ने पैदल गश्त करके कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को परखा है, जायजा लिया है। खड़ी हुई है और पिछले कुछ दिनों से लगातार नगर निगम की जो टीम है वो जो फुटपाथ हैं उन पर जो लोगों ने अपना अतिक्रमण कर रखा है, जो अपना सामान बाहर रखा हुआ है, इसके अलावा जो उन्होंने अपने आगे दुकानों के आगे गंदगी कर रखी है उसको लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम में आज भी केमू के पास से, रोडवेज के पास से ये अभियान चलाया गया है। कल भी चलाया गया था, लोगों से अपील की गई थी, कल कोई चालान नहीं किया गया था। अपील की गई थी कि सामान बाहर मत रखें, लेकिन लोगों ने फिर अपना सामान फुटपाथ पर रखा है। आज के क्रम में फिर यहाँ पर ये इसमें अभियान चलाया जा रहा है। जो फुटपाथ पर सामान रखा है उसमें चालान भी किया गया है, जहाँ गंदगी है वहाँ पे सफाई भी करवाई गई है। इसके अलावा यही अपील बार बार की जा रही है कि फुटपाथ को चलने योग्य बनाना है। फुटपाथ पे कोई भी सामान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके साथ ही साथ गंदगी भी कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पर नगर निगम लगातार कड़ी कार्रवाई करेगा और अपील है कि इस नगर को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग करें। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी। नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा पेश आया है। बड़ी खबर, तस्वीरें सामने आ गई है। कितना भयावह ये हादसा है। सड़क किनारे आपको बता दें कि दुर्घटना में 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 1 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। बता दें कि हरियाणा से हरिद्वार घूमने आए थे और घायल युवक को अस्पताल में भी हालांकि भर्ती कराया गया है, लेकिन मृतकों के परिवारजनों को घटना की सूचना दी गई है। उस पर एक बड़ी क्षति यहाँ पर शिकायत मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस ने ये साफ कर दिया है। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं हरिद्वार से, जहाँ पर नेशनल हाईवे पर ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। सड़क किनारे खड़े ट्रक से ही कार टकरा गई और दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो हरियाणा से हरिद्वार घूमने आ रहे थे युवक, घायल युवक को अस्पताल में हालांकि भर्ती करा दिया गया है, लेकिन खबर यह है कि 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर। शिकायत मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई हो रही है। नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा देखा क्या है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि 4 युवक इसमें मौत की खबर मिल रही है। 1 गंभीर रूप से घायल है
अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां देखने को मिलता है कि नया साल जो होता है झूम झाम से बनाया जाता है, साथ ही लोग नाचते गाते बनाते हैं, लेकिन उसके बाद लगातार इन हादसे जो है परिवारजनों के लिए एक मातम की खबर। विकास खरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से। विकास, क्या अपडेट? इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 1 लोग घायल बताए जा रहे हैं, घायल को अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन क्या अपडेट, मुख्य वजह क्या कुछ रहा है इस घटना का? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, देरा हरदौर और दिल्ली हाईवे पर इस सड़क दुर्घटना में जो है हरियाणा के रेवाड़ी निवासी 4 यात्रियों की मौत हुई है और जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल है। और जहां तक अब तक जो जानकारी मिली है कि देरा जिस वक्त हरियाणा से 4 लोग जो है उत्तराखंड कहीं न कहीं यहाँ पर घूमने पहुंचे हुए थे, तो इसको लेकर एक ट्रक जो है हाईवे के किनारे पर खड़ा हुआ था। तो ये जो कार है ट्रक के किनारे खड़े ट्रक में जो है जा टकरे, जहाँ पर 4 लोगों की मौके पर ही जो है मौत हो गई, तो जबकि एक अभी गंभीर रूप से घायल है, जिसका फिलहाल में यहाँ पर जो है इलाज चल रहा है। हालांकि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत वहां पर हो गई। लेकिन जिस तरह से जो है हादसा बताया जा रहा है कि जो हाईवे शनि मंदिर बहादुराबाद के पास ये घटना है, जहाँ पर ट्रक जो है बैक के किनारे हाईवे पर ही खड़ा हुआ था, लेकिन रात के अंधेरे में जो है कार को जो है वहां पर जो ट्रक खड़ा हुआ था वहां पर दिखाई नहीं दिया और जिसके कारण जो है हादसा ये हुआ है। और कहीं ना कहीं जो कार जो है टकराई है, इसको लेकर तमाम जो जिला प्रशासन है वहां पर मौजूद था, लेकिन जिस तरह से 4 लोगों की मौत, बड़ा हादसा हरिद्वार में यहाँ पर बताया जा रहा है। और खासतौर पे मेन जो घटना सामने है कि जिस तरह से कोहरा है, जो कोहरे के कारण जो है पूरा हादसा हुआ है। हालांकि देर रात से जो मौसम और जो ठंड है कहीं ना कहीं यहाँ पर बना हुआ है, जो मौसम का तापमान है वो यहाँ पर ज्यादा बना है, कोहरे का जो प्रकोप लगातार यहाँ पर जारी है, लगातार यहाँ पर ठंड है, उसको लेकर जो हादसा। और तमाम जो हरियाणा के जो निवासी है उनके भी यहाँ पर परिजन पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं जो परिजनों का रोग का यहाँ पर बुरा हाल है। हालांकि एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल है, जो बताया जा रहा है, जिसका इलाज ऋषिकेश में चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हरिद्वार से आपको ये बड़ी खबर बता रहे, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज चल रहा है, मृतकों के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।